तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th और क्लास 12th का जो कॉमन टॉपिक चल रहा है उसका वीडियो नंबर 2, जिसका नाम है कंसंट्रेशन। तो बच्चों, हमारा कंसंट्रेशन चल रहा है, आपको याद है कंसंट्रेशन टॉपिक हमने कल करा था। और कल हमने डिफरेंट टाइप के जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके फॉर्मूले पढ़े थे। और मैंने आपको बोला था बच्चों कि प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेशन याद करके आना। क्या मेरे हिसाब से आप सब याद करके आए हैं? मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। और आपको याद करके आना भी चाहिए था, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये फॉर्मूले को रट लीजिएगा जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। क्लास 12th वालों को मैं वापस बताता हूँ, कल आपका लाइव टेस्ट है किसका, क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। तो प्लीज़ उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। लाइव टेस्ट है, आपको जो लाइव चैट्स हैं वहाँ पे अपने आंसर्स पोस्ट करने पड़ेंगे। एमसीक्यू टेस्ट है, जेई लेवल का नहीं है, एनसीईआरटी लेवल का ही है। जो नोट्स में पढ़ाया है, जो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है, सिर्फ उसी का तैयार करके आइएगा। टेस्ट सब दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट जब तक नहीं दोगे तब तक आपको एनालिसिस नहीं होगा। आज से ही पढ़ना चालू करो। टेस्ट कोई ऐसा नहीं है कि उसमें मैं आपकी मार्किंग करूंगा, बट प्लीज़ टेस्ट में बैठिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड लोग हैं उनको भी टेस्ट में बैठने को अनुरोध कीजिएगा। चलिए बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशंस। तो हमने कल कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशंस की थी, एक बार क्विक रिकैप करके सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, याद करो कौन सा था, वो था स्ट्रेंथ का। और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, याद करो बच्चों, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि ग्राम्स में लेते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। याद है बच्चों आपको ये? फिर अगला फॉर्मूला कौन सा देखा था बच्चों हमने, दूसरा देखा था हमने बच्चों मोलैरिटी का। हाँ बच्चों, पहले इसकी यूनिट क्या थी स्ट्रेंथ की यूनिट थी ग्राम पर लीटर। अगला फॉर्मूला देखा था बच्चों हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला सिंबल था कैपिटल एम। तो कैपिटल एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों आप अटेंडेंस नहीं लिख रहे हो, प्लीज अटेंडेंस लिखो। मैं रोज नहीं बोलूंगा आपको, अटेंडेंस लिखने की भूल मत करो। अटेंडेंस लिखो प्लीज, बिकॉज बिना अटेंडेंस लिखे मैं कैसे एनालाइज करूंगा कि आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है बच्चों आपका किसका फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या थी बच्चों, यूनिट थी इसकी, ऊपर है मोल्स नीचे है लीटर। तो मोल्स पर लीटर, इसको MOL लिखते हैं यूनिट के टाइम पे, मोल पर लीटर। और इसका सिंबल क्या है, सिंबल कैपिटल M। कहाँ, कल एक कॉन्सेंट्रेशन वो आज ही डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मेलिटी के बाद एक और कॉन्सेंट्रेशन बच गई है, मोलैरिटी, वो अभी मैं समझाऊंगा। पहले यहाँ तक क्लियर है? तो मोलैरिटी हो गया था। अगला क्या था बच्चों, तीसरा याद करो, तीसरा हमने कहा था मास फ्रैक्शन। क्या था बच्चों हमने, एक क्या था हमने, मास फ्रैक्शन आपको याद है, जिसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। फिर चौथा क्या था हमने बच्चों, कौन सा, मोल फ्रैक्शन क्या था, जिसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100, जिसका भी मोल निकालने हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सॉरी 100 नहीं मल्टीप्लाई होगा इसमें, सिर्फ फ्रैक्शन की रेट होगा। यहां तक क्लियर है? पांचवा हमने पढ़ा था क्या बच्चों, ppm। और छठा हमने पढ़ा था ppb, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ये सारे हमें याद है, आई होप आपको ये सारे याद होंगे, ये सारे आपको याद होने चाहिए। और हमारा जो सातवां चल रहा था वो कौन सा चल रहा था बच्चों, नॉर्मेलिटी। कौन सा बच्चों, नॉर्मेलिटी। यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, देखो फटाफट। 7th हमारे पास बच्चों नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी की पहला सिंबल होता है कैपिटल N। सिंबल क्या होता है बच्चों, कैपिटल N, ठीक है। यूनिट क्या होती है बच्चों, याद रखो, यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। एक और यूनिट होती है, इसको और जिसे दिखाते हैं कैपिटल N से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों, कैपिटल N से भी दिखाते हैं। और साथ में क्या लिखते हैं, नॉर्मल भी लिखते हैं। जैसे वहां पे मोलर लिखा था, यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल। यहां तक बात क्लियर है? क्या क्या यूनिट होती है पहले देख लो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको फर्दर क्लासेस में बताऊंगा, अभी प्लीज उसके बारे में ना डिस्कस करें, क्योंकि अभी मैं आपको नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला बताऊंगा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा। ग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और 11th वालों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसमें।
अभी तो सिंपल सी बात याद रखो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी एक यूनिट होती है, एक यूनिट इसकी होती है कैपिटल एन जो कि इसका सिंबल भी होता है, और एक यूनिट होती है इसकी नॉर्मल। ठीक है बच्चों, आप लोगों को जो फॉर्मूला याद करना है कौन सा याद करना है, याद से देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो नॉर्मेलिटी होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, N इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाय VF, ये फॉर्मूला याद करना है आपको, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। ये आपके पास बच्चों क्या होगा, फॉर्मूला होगा किसका, नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी आपको मैंने पहले ही बता चुके कैसे निकलता है, याद करो फॉर्मूला क्या था मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये तो आपको वहां से निकल जाएगा, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक टर्म जिसका नाम है वैलेंसी फैक्टर। ठीक है बच्चों, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, अभी बताता हूं थोड़ी देर में, टेंशन मत लो, बस इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। चले बच्चों आगे, तो अब चलते, अब देखो बच्चों यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप फटाफट बोर्ड पे वैलेंसी फैक्टर के बारे में एक बार हम अलग से ही देखेंगे क्या होता है वैलेंसी फैक्टर। फटाफट देखो बच्चों बोर्ड पे वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो वैलेंसी फैक्टर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कुछ कॉन्सेप्ट्स, और बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो जैसे मान लो HCl है, अगर आप HCl की नॉर्मेलिटी निकाल रहे हो तो HCl आपका डिसोसिएट कैसे होता है बच्चों, H प्लस और Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस में। अब इसमें कितने H प्लस निकल रहे हैं बच्चों, एक निकल रहे हैं, तो इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। H2SO4, H2SO4 कैसे टूटेगा बच्चों, H प्लस और SO4 2 नेगेटिव में, ऐसे टूटेगा H2SO4, ये 2 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, तो H प्लस और SO4 2 नेगेटिव में, बैलेंस करोगे इक्वेशन को तो ये ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी आपको। अब H प्लस कितने, 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, सीधी सी बात है। H3PO4, H3PO4 ये कैसे कैसे टूटेगा बताओ, 3 इधर जाएगा और 1 इधर जाएगा बच्चों, 4 उधर नहीं जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि PO4 खुद एक आयन होता है, PO4 एक पूरा आयन होता है, इसलिए ये पूरे के ऊपर क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, इसलिए इसके ऊपर 1 जाएगा, इसके ऊपर 3 जाएगा। कुछ कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं H4 प्लस और PO3 माइनस, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि PO4 एक कंप्लीट एनायन होता है। बात क्लियर है मेरी। तो अब देखो क्या हो जाएगा, H प्लस और PO4 3 माइनस, H प्लस कितने, बैलेंस करने के लिए H प्लस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो बताओ कितने H प्लस निकले, 3 H प्लस निकले, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बच्चों, 3। अब आप कुछ ना कुछ पैटर्न समझ गए होंगे, कुछ पैटर्न समझ गए होंगे। क्या पैटर्न है बच्चों, पैटर्न ये कह रहा है कि कितने H प्लस निकलेंगे उतना ही क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। या फिर मैं क्या बोलूं, एक आयन पे मैक्सिमम कितना चार्ज एक्वायर हो रहा है वो वैलेंसी फैक्टर होगा। देखो SO4 पे टोटल चार्ज कितना है, -2, तो इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। H प्लस पे H पे कितना चार्ज है, +1, बट कितने H है, 2 H है, एक H पे कितना है, 1, तो 2 H पे कितना हो जाएगा, 2, इसलिए क्या आ गया, 2 आ गया। या तो इसको देख लो या फिर इसको देख लो, आंसर सेम ही मैच करेगा। इधर देखोगे तो PO4 पे कितने चार्ज है, 3, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 3। यहाँ देखो H पे कितना चार्ज है, 1, बट H है कितने बच्चों, 3, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। क्या समझ में आ रही है मेरी बात आपको, वैलेंसी फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट। तो वैलेंसी फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों कि जो वैलेंसी फैक्टर है वो एक तरह से क्या होगा, या तो कितने H प्लस निकल रहा है या फिर मैक्सिमम चार्ज होगा क्या, आयन के ऊपर। यहाँ तक बात क्लियर है। चलें आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये थोड़ा और क्लियर हो। मान लो मैंने लिया NaOH और आपको इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है, NaOH की नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो बताओ क्या होगा, NaOH कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में, Na प्लस और OH माइनस में, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बच्चों, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1।
क्योंकि OH के ऊपर कितना चार्ज है 1, Na प्लस के ऊपर भी चार्ज कितना है 1, तो कितना होगा वैलेंसी फैक्टर 1। अब मेरे पास है CaOH होल ट्वाइस, इसको तोड़ के दिखाओ बच्चों, फटाफट तोड़ के दिखाओ। ये 2 जाएगा इसके ऊपर, 1 जाएगा इसके ऊपर, तो क्या बनेगा Ca2 प्लस OH माइनस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब आप दोनों में से किसी को भी कंपेयर कर लो, या तो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2, या फिर OH माइनस के ऊपर कितना चार्ज है, ध्यान से देखो, OH माइनस के ऊपर चार्ज, OH के ऊपर कितना चार्ज है 1, और OH है कितने बच्चों 2, एक OH पे कितना चार्ज है 1 का, तो 2 पे कितना हो जाएगा 2 का, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बच्चों 2 हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? या फिर AlOH होल थ्राइस, इसमें क्या हो जाएगा Al3 प्लस, और बैलेंस करेंगे तो 3OH माइनस, तो बताओ कितना होगा वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वैलेंसी फैक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा? आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना आ जाएगा किसी भी कंपाउंड का, तो बस वैलेंसी फैक्टर ये कहता है कि कितने H प्लस निकल रहे हैं या फिर कितने OH माइनस निकल रहे हैं। और भी होता है वैलेंसी फैक्टर, रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 में, वहां पे भी देखेंगे हम थोड़ा बहुत। अभी यहां तक सब क्लियर हो गया आपको मेरी बात? चले बच्चों, अब ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। सेम यही चीज सॉल्ट में भी होगा। सॉल्ट समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? सेम यही चीज सॉल्ट में भी होगा। सॉल्ट में मतलब कैसे, अब मैं समझाता हूं, पहले इतना देख लो, यहां तक बात क्लियर है? अब यार बात समझने की कोशिश करना, ये तीनों के तीनों क्या है मेरे को बताओ, एसिड है या बेस है? ये तीनों के तीनों क्या है, ध्यान से सुनना, ये तीनों क्या है बच्चों, एसिड है, क्योंकि H प्लस निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। और ये तीनों के तीनों क्या है बताओ मेरे को, फटाफट बताओ बच्चों, ये तीनों क्या है? ये क्या है बच्चों, बेस है। अब आगे की बात जो आप सुनने जा रहे हो वो आपके एक तरह से क्या है, तो उड़ा देगा। क्या उड़ा देगा बच्चों? तो उड़ा देगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहने वाला हूं। ये तीन आपके पास एसिड है, तो इन तीनों का जो वैलेंसी फैक्टर आपको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान रखना, बेसिसिटी। इन तीनों के वैलेंसी फैक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेसिसिटी। और इन तीनों जो कि बेस है, इनके वैलेंसी फैक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एसिडिटी। पूरा उल्टा बोला है हमने। क्या बोला है? इन तीन एसिड के वैलेंसी फैक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेसिसिटी। और इन तीन बेसिस के वैलेंसी फैक्टर को क्या बोलेंगे हम, एसिडिटी। अब ये ऐसा क्यों बोला, थोड़ी देर समझाऊंगा, उसके बाद आपको रटना तो है ही क्या है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से सुनना। आपसे अगर कोई पूछे कि HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो आप क्या जवाब दोगे, 1। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि HCl की बेसिसिटी कितनी है, तो आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि HCl में वैलेंसी फैक्टर को क्या बोलेंगे, बेसिसिटी ही कहेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर HCl तो एसिड है, तो हमने वहां पे बेसिसिटी वर्ड का नाम क्यों यूज किया? तो समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो ये HCl जो है ना बच्चों, वो टूटेगा H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। अब एसिड की एक टेंडेंसी होती है कि जब वो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बताओ, याद करो। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बताओ क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है, वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोला मैंने, व्हेन एसिड इज ट्रीटेड विद बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि एक गर्म आदमी में, अगर एक गर्म आदमी को शांत करने के लिए एक ठंडे आदमी को भेजा जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब +5 में अगर मैं -5 को ऐड करूं तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सेम यही बात मैं यहां कहना चाह रहा हूं। HCl जो कि एसिड है वो क्या रिलीज करेगा, H प्लस और Cl माइनस। और आपको अगर मैं एक चीज समझाऊं, ध्यान से देखना बोर्ड पे, इसके लिए मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए। कहां से मिटाऊं यार बच्चों, जगह ही नहीं है बोर्ड पे, छोटा बोर्ड रह गया। तो एक बार मैं नीचे वाला मिटा देता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। अगर आपको पहला वाला समझ में आ गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली समझ में आ ही जाएगा। आपने बच्चों ने एक रिएक्शन करी होगी HCl प्लस NaOH, तो क्या बनता था बच्चों, याद करो, NaCl प्लस H2O। याद है ये रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें सीधा सा होता क्या था, मैं आपको सीधी सी बात समझाता हूँ।
इसमें होता क्या था, देखो Na और Cl मिलके तो क्या बन गया, NaCl, और H और OH मिलके क्या बन गया बच्चों, H2O, वाटर बन गया। बात क्लियर है? Na और Cl मिलके क्या बन गया, NaCl बन गया, और H और OH मिलके क्या बन गया बच्चों, वाटर बन गया। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब समझने की कोशिश करना, जितने आपके पास H प्लस आयन, क्योंकि वाटर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको बच्चों, वाटर बनाने के लिए, सुना मेरी बात, वाटर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, H प्लस और OH माइनस आयन, ये दो चीज चाहिए होती है। ये इन दोनों से मिलकर क्या बनता है आपका, वाटर। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके पास जितने H प्लस आयन होंगे तो वाटर बनाने के लिए आपको कितने, उतने OH माइनस चाहिए होंगे। वापस सुना मेरी बात, आपके पास जितने H प्लस आयन होंगे वाटर बनाने के लिए आपको उतने ही OH माइनस आयन चाहिए होंगे ना बच्चों। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कोई एक एसिड 5 H प्लस डिसोसिएट कर रहा है तो बताओ वो कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, 5 को ही तो कर सकता है। नहीं है ये बात समझ में? अगर यहाँ पे मैंने 5 HCl लिए तो कितने NaOH की रिक्वायरमेंट होगी, 5 NaOH की रिक्वायरमेंट होगी ना बच्चों। क्यों? क्योंकि 5, ये 5 H प्लस रिलीज करेगा, ये 5 OH माइनस रिलीज करेगा, तभी तो 5 वाटर मिलेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि ये जितने H प्लस रिलीज करेगा हमें उतने ही OH माइनस की जरूरत पड़ेगी। ये जितने H प्लस रिलीज करेगा एसिड हमें उतने ही OH माइनस की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस बेस। इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उतने ही H प्लस की जरूरत पड़ेगी जितने OH माइनस होंगे। सीधी सी बात है, दोनों एक तरह से एक दूसरे के मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स है। मतलब ये जितने चाहिए होंगे उतने ये चाहिए होंगे, जितने ये होंगे उतने ये चाहिए होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये HCl H प्लस और Cl माइनस निकाल रहा है, ये HCl कितने H निकाल रहा है, एक H निकाल रहा है। तो बताओ ये कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, कितने बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, एक या दो? सोच के बताओ कितने बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। जब ये एक H प्लस निकाल रहा है तो कितने OH माइनस साथ रिएक्शन करेगा, सिर्फ एक के साथ ही तो करेगा। मतलब इसने बेस को रिड्यूस कर, बेस को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी, कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है ये H प्लस कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है बच्चों, एक बेस को। मेरी बात समझ में या नहीं आई? ये H प्लस कितने बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, एक बेस के साथ कर सकता है। इसी वजह से इसका नाम आया क्या, बेसिसिटी। इसलिए इसका नाम आया बेसिसिटी, कि कितने बेस को क्या कर सकता है, ये रिएक्ट करवा सकता है। अब मेरे को तो ये कितने H प्लस रिलीज कर रहा है, H2SO4 2, तो ये कितने बेस को रिड्यूस कर सकता है, मतलब कितने न्यूट्रलाइज कर सकता है, 2 को। इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। तो एसिड क्योंकि बेस के साथ ही रिएक्शन करेगा, इसलिए एसिड के लिए जो वैलेंसी फैक्टर आएगा उसको हम किस नाम से पुकारेंगे, बेसिसिटी। सिमिलरली बेस के लिए जो आएगा वो क्या होगा, बेस क्या निकालेगा बच्चों, OH माइनस, और OH माइनस किसके साथ इंटरेक्ट करता है बच्चों, H प्लस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये OH माइनस कितने H प्लस के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये कहलाएगी बच्चों क्या, उसकी एसिडिटी। यहां तक बात क्लियर है? जिसको कुछ समझ में नहीं आया वो इतनी बात याद रख लो कि बेस के वैलेंसी फैक्टर को बोलेंगे हम एसिडिटी, और एसिड के वैलेंसी फैक्टर को हम बोलेंगे बेसिसिटी। क्या मेरी बात क्लियर हुई यहां तक, कि एसिड के वैलेंसी फैक्टर को बोलेंगे बेसिसिटी और बेस के वैलेंसी फैक्टर को बोलेंगे हम एसिडिटी। ठीक है बच्चों, चले आगे, कुछ एग्जाम्पल्स करें। वैसे एग्जाम्पल्स मैं आपको करा ही चुका हूं ये वैलेंसी फैक्टर के, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे अब बाद में। एक और कंसंट्रेशन रह गई थी हमारी लास्ट क्लास में, उसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों सुनो फटाफट, बोर्ड पे देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया आपके पास CH3COOH, CH3COOH। तो बताओ ये कैसे टूटेगा, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। पहले तो बच्चों याद करो इसका नाम क्या होता था, एसिटिक एसिड। कितने H प्लस निकाल रहे हैं, एक। तो बताओ बच्चों इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, एक। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बच्चों इसका, एक होगा। अब मेरे को बताओ इसका एसिडिटी होगा 1 या फिर इसका बेसिसिटी होगा 1, सोच के बताना बच्चों। इसका एसिडिटी होगा 1 या इसका बेसिसिटी होगा 1। देखो ये खुद क्या है, एसिड, तो इसका 1 क्या होगा, इसका एसिडिटी या बेसिसिटी, याद करो, बेसिसिटी। बात समझ में आ रही है? एसिड का क्या होगा वैलेंसी फैक्टर, बेसिसिटी, और बेस का क्या होगा वैलेंसी फैक्टर बच्चों, एसिडिटी। यहां तक बात क्लियर है मेरी, पक्का? चले आगे, चलो एक और एक्शन कर लेते हैं फटाफट फिर।
फटाफट बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। इसको डिसोसिएट करना बहुत आसान है। अरे जितने OH दिख रहे हैं उतने बोल दिया करो सीधे सीधे। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बच्चों 2। इसमें भी जितने H+ दिखे उतना बोल दिया करो। और मेरे को बताओ वैलेंस फैक्टर कितना होगा बच्चों इसका 2। डिसोसिएट करके देख लोगे। और इसका बेसिसिटी 2 होगा या इसका एसिडिटी 2 होगा। ये खुद क्या है बच्चों, बेस है या एसिड है, बताओ फटाफट। बेस है तो इसका ये 2 क्या होगा, एसिडिटी। आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि एसिडिटी और बेसिसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। और प्लीज़ कमेंट में अपनी अटेंडेंस तो दे दोगे आप। चले बच्चों आगे, पक्का। चलो चलो, अब हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेंट्रेशन रह गई है। लास्ट कॉन्सेंट्रेशन रह गई है हमारे पास। 7th है या 8th है, कौन सी देख लेना। 7th लिख रहा हूं मैं, जिसका नाम है मोललिटी, छोटा m। इससे पहले हमने देखी थी एक मोलैरिटी, यह है मोलैलिटी। थोड़ा सा ही फर्क है, ध्यान रखना, R और L का फर्क है। वो था मोलैरिटी, रिटी RITY, यह है मोलैलिटी LITY। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलेंगे, छोटा m, उसको हम क्या बोलेंगे, बड़ा m। याद क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, याद आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो मोलैलिटी है क्या आपके पास बच्चों, छोटा m, और मोलैरिटी है आपके पास बच्चों, बड़ा m। यहां तक मेरी बात क्लियर। चलो बच्चों अब हम देखते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, छोटे m का फॉर्मूला क्या होता है। सिंबल तो आपको पता चल ही गया, छोटा m है। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं बच्चों। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, छोटा m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वहां पे क्या आता था बच्चों, कैपिटल M वाले में क्या आता था, बड़े M में क्या आता था, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे ध्यान रखना क्या आएगा, यहां पे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना सॉल्वेंट आएगा, पहली बात तो मास आएगा, पहली बात ध्यान रखना मास आएगा। दूसरी बात याद रखना क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। और मास है तो किस में होगा, इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स इज इक्वल टू मोलैलिटी, दैट इज छोटा m। तो छोटा m का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहां तक क्लियर है। चले बच्चों आगे। अरे बच्चों समझ में आएगा इतना। चलो ये आपका फॉर्मूला मिट चुका है। इन फॉर्मूले को आपको रट लेना है, चाट लेना है। चलो बच्चों, और मैं कुछ एक दो चीजें बता देता हूँ नोट के लिए, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने पढ़ी होंगी बट आपको याद नहीं आ रही होंगी। मैं बता देता हूँ नोट के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अपन तो सिर्फ एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज है डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। ये सीधा सा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। पहली बात क्लियर हो गई। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक। दूसरी चीज ध्यान रखना, हमारा जो वॉल्यूम होता है उसको हम सेंटीमीटर क्यूब में भी नापते हैं, मीटर क्यूब में भी नापते हैं, मिलीलीटर में भी नापते हैं, लीटर में भी नापते हैं। बात क्लियर है। सेंटीमीटर क्यूब में भी नापते हैं, मीटर क्यूब में भी नापते हैं, मिलीलीटर में भी नापते हैं, लीटर में भी नापते हैं, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। अब इन दोनों में इंटर कन्वर्जन कैसे होगा पहले देखते हैं। तो एक बात याद रखना बच्चों कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। अगर आपको ये याद है तो आप सब कुछ कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। अब मेरे को ये बात बताओ, तो 1 मीटर क्यूब कितना ml होगा या कितना लीटर होगा बताओ। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml था, तो 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1 मीटर में कितना होता है बच्चों, 100 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 100 ml। क्या ये बात आपको समझ में आई, आ गई समझ में। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना तो मैं वहीं से उठ के मारूंगा, ध्यान रखना। वहीं जहां बैठो ना आप, वहीं आऊंगा, वहीं मारूंगा। ये बिल्कुल गलत आंसर है, ध्यान रखना। ऐसी गलतियां मत करना। अब ये गलत क्यों है, देखो बोर्ड पे
1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है कि मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कल ही मैंने समझाया था यूनिट मल्टीप्लाई होती है। तो 1 मीटर क्यूब मतलब मीटर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 मीटर क्यूब का हम ऐसे करके लिख सकते हैं 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। बात समझ में आ रही है मेरी? 1 मीटर क्यूब किस किस के बराबर होगा? 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। यहां तक क्लियर है? और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 या 1000? 100 सेंटीमीटर। इसमें 100 सेंटीमीटर और इसमें 100 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो 2 4 6 तो कितना होगा बच्चों? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको सीधा सीधा क्या बताया था? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। बस एक बात ध्यान रख लो, जहां आपको सेंटीमीटर क्यूब दिखे उसको मिटा दिया करो और वहां ml लिख दिया करो, बात बराबर है। तो कितना ml होगा? 10⁻6 ml। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो अगर इसको मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 1000। तो कितना आ गया बच्चों? 1000 लीटर। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? अरे इसको सॉल्व करना तो आता है ना आपको। 10⁻6 अपॉन 10⁻3, तो 10⁻3 आ जाएगा 1000 लीटर। तो आपने एक और फॉर्मूला सीख लिया, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना लीटर? 1000 लीटर। इन चक्रों में मत पड़ो, आपको तो बस ये आना चाहिए और ये सॉल्व कैसे हुआ ये समझ में आना चाहिए। क्या आपको समझ में आ गया कि बच्चों की 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml क्यों होता है? पक्का? चलो, अब एक और है फॉर्मूला जो आपके एनसीईआरटीज में और क्लास 11 12 में इस चैप्टर में यूज होता है, वो है बताओ 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मेनी? 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मेनी? अब देखो समझो ये कैसे होगा। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? देखो फटाफट बोर्ड पे देखो। सोना नहीं बच्चों, जो सोएगा ना ध्यान रखना भूत आएगा सपने में। अगर आप बीच क्लास में चलती क्लास में सो गए ना तो सपने में भूत आएगा बच्चों। मत मानो मेरी बात, सो के देखो एक बार। चलो तो फटाफट देखो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो पहले तो डेसीमीटर में क्या होता है? 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है याद है किसी को? 10 सेंटीमीटर होता है। अगर थोड़ा याद हो आपको, होता है ना देखो, किलो, हेक्टो, हेक्टा जो भी कहते हैं उसको, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, सेंटी, मिली। ये थोड़ी ना याद हो गए, तो 5वीं क्लास में पढ़ते थे बच्चों। हमें तो सर 10th का याद है, 11th का याद है, ये 5वीं क्लास का कौन करेगा याद? बेटा याद कर लो, मैं पिटाई कर दूंगा। तो डेसी से सेंटी पे जाने के लिए कितना होगा? 10 का होगा, ठीक है। तो पहले मेरे को बात बताओ, 1 डेसीमीटर क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 dm मल्टीप्लाई बाय 1 dm मल्टीप्लाई बाय 1 dm। यहां तक बात क्लियर है? और 1 डेसीमीटर कितना सेंटीमीटर होता है बताओ? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने क्या बोला था? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml होता है। सेंटीमीटर क्यूब को मिटा के ml भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां तक क्लियर है? और 1000 ml किसके बराबर होता है? 1 लीटर। तो मेरे को बताओ क्या हो गया? 1 डेसीमीटर क्यूब जहां पे भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? 1 लीटर है। ये वाला भी याद कर लेना कि 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों? 1 लीटर के बराबर होता है। ये दो चीजें मेरी बार आपको समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां तक बात क्लियर है? और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। चले बच्चों आगे? चले गया? चलो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी अभी फटाफट अपने कोर्स में क्या क्या है कंसंट्रेशंस। अभी बेसिक क्वेश्चंस करेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे जो कि बेसिक होंगे, एंड देन धीरे धीरे हम करके क्या करेंगे? एडवांस क्वेश्चन पे भी आएंगे। फिर हम जेई और मेडिकल में जो क्वेश्चन आए वो भी करेंगे, ठीक है। एक तो मेरी बात सुन लो, आप ज्यादा पैनिक मत क्या करो, आप बेस के साथ जाओ ऑटोमेटिकली। अभी देखो 12th वालों के पास बहुत अच्छा टाइम है, वो अभी जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं और वो आराम से घर पे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करें। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं आपको पहले ही रिसोर्सेज बता चुका हूँ, मैंने आपको शीट वीट भी दे रखी है पहले ही कुछ चैप्टर्स की। तो आपके पास अच्छा मौका है कि फटाफट वो एमसीक्यूज करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको सबके जवाब दूंगा, ठीक है बच्चों। बट आपको पूछना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली क्लास 11th वालों के लिए मेरी एक सजेशन है, अभी कोई जेई मेडिकल का ना सोचे, फिलहाल जो पढ़ाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करें। इस धोखे के चक्कर में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं और आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि उनकी 11th में क्या एस्पिरेशंस थी और 12th में आते आते क्या एस्पिरेशंस हो गई।
और इसका सिंपल सा रीज़न क्या है, वो कंफ्यूज है लाइफ में, उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि अब इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि आप लोग कलेक्ट तो सब कुछ कर लेते हो बट रिलीजियसली किसी को नहीं पढ़ते हो। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना है, 11th वाले आप ज़्यादा पैनिक मत करो, आपको बहुत सारा टीचर फैंसी करेंगे, बोलेंगे ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, तो अभी उसके बारे में मत सोचो, अभी तो सीधा सीधा बात यहाँ पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। ये टीचर्स को, फैंसी टीचर्स जो होते हैं वो हमेशा ये बकवास करते हैं क्या कि ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, वहाँ पे आया हुआ है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, पहले पूरे कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब कर लो एंड देन फिर हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, टेंशन किस बात की, ठीक है। केमिस्ट्री तो वैसे बहुत आसान होता है, आपका जेई का पेपर तो पूरा पूरा क्लास में से आएगा, तो आप टेंशन ना लें, बस आप क्या फोकस करें कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? चलो 12th वालों पढ़ लो, टाइम कम है अब अपने पास। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो थोड़ी देर होल्ड कीजिए। तो बच्चों आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है कि 29.25 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी या कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे पता है 12th के बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन इजी लगेगा, बहुत आसान है, बट कोई बात नहीं, सबके सब प्लीज़ प्रैक्टिस करें। 10-15 मिनट में अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले लूँगा तो प्लीज़ आप बुरा मत माना करें, ठीक है ना। आप वैसे ही घर पे पूरे दिन भर टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखें। तो आपको निकालनी है मोलैरिटी। तो सबसे पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के तो बच्चा अचार भी ना निकले। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपको पता ही है। अब बच्चों देखो आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी, मतलब ये तो आपको निकालना है, ये तो आपको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है क्या क्या क्वेश्चन में, 2 लीटर दे रखा है, सॉल्यूशन 2 लीटर, तो ये आपको दे रखा है। क्या कहीं पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दे रखे हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख के। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, W अपॉन mm, याद करो, W अपॉन mm, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब मेरे को तो NaCl का कितना मोल्स दे रखे हैं, 29.25, और इसका मोलर मास कितना है बताओ, मोलर मास कितना है, मोलर मास ध्यान से देखो, मोलर मास NaCl का मोलर मास कितना होगा, Na का मास कितना होता है बच्चों 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो कितना हो गया 58.5, तो 58.5 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.2 या 1/2 सॉरी। तो आपको क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं बच्चों, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं 1/2। तो बताओ फटाफट आंसर निकलेगा आपका मोलैरिटी का। तो कैपिटल M क्या होगा बच्चों, कैपिटल M कितना होगा, कैपिटल M, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 1/2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2, तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 1/4, तो कितना हो गया 0.25। ये आपकी मोलैरिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत आसान क्वेश्चन था ये, टाइम नहीं लगाओगे। क्या बात समझ में आई? ध्यान से देखो बोर्ड पे। पहले आपने निकाले नंबर ऑफ मोल्स जो कि आए 1/2, वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर, तो 1/2 डिवाइड बाई 2, तो 1/4 हो जाएगा ना, ये 2 नीचे चल जाएगा, तो ये कितना आ गया 0.25। यूनिट लगाएंगे आगे, बिना यूनिट के आंसर अधूरा है, तो क्या हो जाएगा, या तो लिख दो कैपिटल M या लिख दो मोल पर लीटर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? चलो बच्चों, तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम एक और क्वेश्चन करेंगे, कल एक तो नहीं, कल तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। 12th वालों बस कल की क्लास है जो थोड़ी बेसिक क्लास है, उसके बाद से आपके लिए ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं, फिर मैं 11th के अलग से क्लास लूँगा, तो कल की क्लास प्लीज़ लीजिएगा, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और 12th दोनों के लिए, ठीक है। कल मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बट उससे पहले, और मैं शीट भी दूंगा फिर उसके बाद, कल ही के दिन है ना वीडियो के नीचे, तो उससे पहले आप प्लीज़ कृपया करके फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूले याद करे कुछ नहीं होने वाला।
सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, 12th वालों का परसों टेस्ट है सैटरडे को, तो प्लीज बी प्रिपेयर और प्लीज टेस्ट देना, मजाक मत करना, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, टाइम मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा या परसों प्रीमियर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए खुश रहिए और चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।